नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 49 वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज की। आई होप आप ये किताब अब तक खरीद चुके होंगे, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। क्या क्या चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे, और साथ साथ इंडिया में जो पार्लियामेंट्री मॉडल है और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री मॉडल है इसको भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे शुरुआत कैसे की गई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान बनने पर बहस चल रही थी, उस समय पे कुछ लोगों ने ओपनली कहा कि देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, खासकर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए में काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। वापस आते हैं, तो कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर क्या बोला कि भाई, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट मत करिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करिए। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे, उनका नाम था केटी शाह। केटी शाह बहुत वोकल थे इस चीज की तरफ, और अकेले केटी शाह नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है। अब समझ में आता है कि भाई ऐसा क्यों बोला हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स ने। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। इस तरफ हम लोग रखते हैं पार्लियामेंट, इस तरफ हम लोग रखते हैं प्रेसिडेंट। किताब में आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, मैं यहां समझाऊंगा। जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, पार्लियामेंट में बताया गया डुअल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब हो गया डुअल एग्जीक्यूटिव का, सिंगल एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंट में जो सिंगल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने मतलब है। और यहाँ पे ज्यादातर जो रेफरेंसेस लिए जा रहे हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं। दुनिया में अलग अलग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट वहां के डिक्टेटर है। तो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव और कौन है, प्रेसिडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय पे प्रेसिडेंट है, आगे हो सकता है जो बाइडेन हो जाए, इनके हाथ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है इनके हाथ में, ठीक है। वहीं पे अगर आप इंडिया में आ जाओगे तो इंडिया में भाई है हमारी पार्लियामेंट, ओके। और पार्लियामेंट के अंदर से निकल के कौन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक अकेले आदमी के हाथ में ताकत नहीं है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर ताकत को एक्सरसाइज कर रहा है, ओके। तो बोला गया डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव का एग्जैक्ट मतलब इंडिया में यह है कि एक तरफ तो हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ कौन हो गया, प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट को ज्यादा ताकत नहीं दी गई है इंडिया में। प्रेसिडेंट उन एक्ट्स पे, उन लॉज पे जिनको पार्लियामेंट में पास किया गया है उसके ऊपर अपनी सील लगाएगा, अपना साइन करेगा। ज्यादा प्रेसिडेंट की ताकत होती नहीं, बट प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी वीटो पावर है। अगर प्रेसिडेंट किसी एक बिल के ऊपर इंडिया में या इंडिया की जनता को एड्रेस कर देता है और बोल देता है कि इस बिल में ये खामियां हैं, तो सरकार की बेइज्जती हो सकती है पूरे देश के सामने। तो भले ही प्रेसिडेंट के पास ताकत नहीं है दोस्तों, बट फिर भी प्रेसिडेंट बहुत सारे इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है। इसलिए हमारे देश में क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव। यूएसए में क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट ही ताकतवर है। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया में। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहां पे है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल का क्या मतलब हो गया कि भाई जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लेजिस्लेटर्स हैं, जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी, जैसे कि अभी के लिए बीजेपी, और बीजेपी नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी प्लस जो उसके सपोर्टर्स हैं जो मिला के बनाते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मेजोरिटी है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाएगा। तो ये बोला गया मेजोरिटी पार्टी रूल। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में चूंकि प्रेसिडेंट को लोग वहां डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका लेजिस्लेचर है उसका कोई रोल नहीं है सरकार बनाने में। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया 4 साल के लिए, प्रेसिडेंट 4 साल तक रूल करेगा। 4 साल तक उसको निकाला नहीं जा सकता, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ना आ जाए, प्रेसिडेंट को निकाला नहीं जा सकता। तो भैया प्रेसिडेंट को और लेजिस्लेटर्स को, जो वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेट है, इनके इलेक्शंस अलग होते हैं, प्रेसिडेंट के अलग होते हैं, और ये लोग अपने अपने टाइम पीरियड के लिए रूल करते हैं, ओके। तीसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कुछ भी करेंगे उसके लिए वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के बीच से ही आ रहे हैं। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा को स्टेट की सरकारें चुनती हैं, टू बी प्रिसाइज स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है। अब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा इन जनरल एंड टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इन पर्टिकुलर, और टू द पार्लियामेंट इन पर्टिकुलर। तो आप देखिए
लोकसभा के अंदर जो भी मंत्री बैठते हैं वो मंत्री चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, क्योंकि राज्यसभा से भी मंत्री चुने जा सकते हैं, आपको बात मालूम होगी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर चुने गए राज्यसभा में, वो चीज आगे आएगी भी बताऊंगा आपको। तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप की प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जवाबदेही है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आता है पार्लियामेंट में। किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं आता है। प्रेसिडेंट को यूएसए के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब चूंकि प्रेसिडेंट को यूएसए के लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, तो जितने साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, जो कि यूएसए में 4 साल, तब तक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही किसी की भी तरफ नहीं है। फिर एक चीज आती है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएसए में नहीं है। मे नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, बट इंडिया में अभी के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी है। क्या मतलब हुआ इस पॉलिटिकल होमोजेनिटी का? देखिए दोस्तों, हमारे देश में आप देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना बड़ा है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग तबके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, अलग अलग धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, अलग अलग कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। तो जो हमारे देश की जो सेंट्रल कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वहां पे आप अलग अलग सेक्शंस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। इनफैक्ट मैं सेंट्रल पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल देश के सेटअप की बात करिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मायावती जी का आपने नाम सुना होगा। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी करके एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश में उसका स्ट्रांग होल्ड है। इस पार्टी की सीट से लड़के बहुजन समाजवादी पार्टी वैसे मायावती जी की है, मायावती जी ने इलेक्शन जीता और वो चीफ मिनिस्टर रही यूपी की। अब मायावती जी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। आपको लगता है कि अगर हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता तो कभी मायावती जैसे लोग आगे आ पाते? नहीं आ पाते। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का जादू है कि हर तबके के इंसान के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे आ सकता है और आगे आके लीडरशिप कर सकता है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर के लेवल पे इंप्लीमेंट होता तो स्टेट के लेवल पे भी इंप्लीमेंट होता, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर के लेवल पे इंप्लीमेंट हुई तो स्टेट के लेवल पे भी इंप्लीमेंट हुई है। तो स्टेट के लेवल पे जो नीचे के तबके के लोग हैं वो उठ के आ सकते हैं, किसी एक आदमी की ताकत नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है? अलग अलग डाइवर्स विचारधारा के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो होता यह है कि जब अलग अलग डाइवर्स विचारधारा के लोगों को अगर आप एक जगह बैठा दोगे और उसके बाद वहां से कोई डिसीजन निकल के आएगा तो उस डिसीजन में पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी। यानी इंटरनल डाइवर्सिटी के बाद भी जो इनका व्यू पॉइंट होगा वो बाहर से हमें एक लगेगा। ऐसा यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हो जरूरी नहीं है, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक आदमी के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है और बाकियों के पास नहीं है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब वही एक पर्सन एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा, वही एक मेंबर लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा। तो लोकसभा का भी वही मेंबर और लोकसभा का ही कोई एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाएगा। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, आपके एस जयशंकर साहब, नरेंद्र मोदी, ये सब पार्लियामेंट के मेंबर है। तो ये सब लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं और कैबिनेट के मेंबर भी हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर भी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में क्या फर्क है पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो डबल मेंबरशिप है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट अलग, लेजिस्लेचर अलग, जुडिशरी अलग, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आ गई तो यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जबकि इंडिया में फ्यूजन ऑफ पावर्स है। कुछ पावर्स को फ्यूज कर दिया गया एक दूसरे के साथ। फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, वहां पर डिसोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का। लोअर हाउस में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो सरकार बनाएगी और प्राइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अगर वो सुझाव देता है प्रेसिडेंट को कि सरकार को गिरा दीजिए, नए इलेक्शंस कराने हैं, तो आप कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये ताकत होती है कि वो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन कर सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास हमेशा एक पावर रहेगी कि मान लीजिए सरकार गिर भी जाती है, उस केस में प्रेसिडेंट जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है उसको बोल सकता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे आइए और अपनी मेजोरिटी साबित करिए। अगर आप अपनी मेजोरिटी साबित करेंगे तो आपकी सरकार बनेगी, ठीक है। तो मतलब जो सरकार बनी हुई है उसको गिरा सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका जो कैबिनेट है वो अगर चाहे तो सरकार गिरा सकता है। उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो चाहे तो सरकार गिरा सकता है। वो खुद प्रेसिडेंट से बोल दे कि हाँ भाई सरकार गिरा दीजिए, हमें दूसरे इलेक्शन कराने, तो वो हो सकता है। बट यूएस का प्रेसिडेंट चाह के भी वहां के लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वहां का लेजिस्लेचर अलग तरीके से इलेक्ट होता है, यूएसए का प्रेसिडेंट अलग तरीके से इलेक्ट होता है। दोनों की जो पावर्स है वो अलग अलग है। अब अगर आगे बात की जाए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में पिछली बार बात कर चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिस्पांसिबल गवर्नमेंट के बारे में बताया था दोस्तों, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, डेस्पोटिक टेंडेंसीज नहीं आती हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था, और जो डीमेरिट्स थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर
अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के टर्म्स में बात की जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की थोड़ी डीमेरिट्स और मेरिट्स देख लेते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि मैं आपको अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डीमेरिट्स बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुने जाए, अब डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल के लिए पावर में रहे, अब उन्होंने कुछ भी किया बट वो कर सकते थे, उनके पास ये ताकत थी, उनके पास ये डर नहीं थी कि किसी का सपोर्ट चला जाएगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था यूएसए में। डोनाल्ड ट्रम्प एक बार इलेक्ट हो गए तो वो 4 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे तो 4 साल तक अपनी पॉलिसीज को डिसाइड कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज में किसी भी तरीके का अपोजिशन होगा नहीं। बहुत से कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बट एक्चुअली में उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, तो एग्जीक्यूटिव की पावर अलग, जुडिशरी की पावर अलग, लेजिस्लेचर की पावर अलग, कोई किसी की पावर में इंटरफेरेंस नहीं करता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स होती है। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको कल डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म में बताया था, गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, हो सकता है उसको पता ना हो फाइनेंस के बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन यूएस में जब प्रेसिडेंट बनेगा तो वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बैठाएगा, जिनको वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर केसेस में यूएसए में होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, वो उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है, किसी एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को उसके हेड पे बैठाया जाता है। वहां का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं होता, यानी वहां पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर है यूएसए में, वो मिनिस्टर नहीं बनते, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बनते हैं, वो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बनते हैं। समझ गए आप दोस्तों? वहीं पे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं उस पर वही लोग बैठेंगे जो आपके लेजिस्लेचर के मेंबर हो, या तो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर। ओके, तो ये तो हो गए मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी यूएस में जो सिस्टम है उसका डीमेरिट्स क्या है। भाई देखिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में अक्सर कर कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो एग्जीक्यूटिव है डोनाल्ड ट्रम्प, और जो उनका लेजिस्लेचर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, इनके व्यू पॉइंट्स बहुत सारे बिल्स को लेके, बहुत सारे डिसीजंस को लेके वेरी करते हैं, बहुत सारा क्लैश होता है इन दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। फिर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? ये टॉप पे बैठा हुआ जो आदमी है वो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर रहे हैं, वो सही हो वो गलत हो, जब तक वो 4 साल तक ताकत में है, वो अपने एक्शंस के लिए, अपने फील्ड में, अपनी पावर्स में वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो भी ताकतें उनको दी गई उस ताकत के बीच में कुछ करते हैं, भले वो यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रोक नहीं सकता करने को, अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ऐसा ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने लगे कि यूएस की बिल्कुल जो बेसिक एलिमेंट वही हिल जाए। अनटिल अनलेस ऐसा कुछ नहीं करता यूएस का प्रेसिडेंट, तब तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या लेजिस्लेचर यूएसए का वहां के प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इस टेंडेंसी की वजह से कभी कभी ऑटोक्रेटिक एलिमेंट आ जाता है। ऑटोक्रेटिक एलिमेंट मतलब वहां का लीडर ये बोलेगा कि मेरा तो जो मन आएगा वो मैं करूंगा, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। और एक चीज और होती है नैरो रिप्रेजेंटेशन। नैरो रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि भाई एक आदमी रूल कर रहा है और वो एक आदमी अपने हिसाब से बाकी लोगों को पोस्ट पे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेशन होगा, वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इंडिया में जब इतना बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इतना बड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे इंडिया में स्कोप बनता है कि भैया अलग अलग सेक्शंस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, बट यूएस में ये स्कोप नहीं बनता, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक आदमी को ज्यादा ताकत है, वो एक आदमी अपने हिसाब से चीजें करेगा। जब वो एक आदमी अपने हिसाब से चीजें करेगा तो भाई आप एक वाइडर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। आगे चलते हैं। तो यही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आगे कुछ हेड्स के अंदर लक्ष्मीकांत की किताब के समझा रखे हैं। पहला हेड है फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और जब कुछ लोगों ने बोला कि चलो नहीं भाई आप पार्लियामेंट्री सिस्टम मत लो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लो, तो उस समय पे क्या डिबेट चली। उस डिबेट में के मुंशी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। के मुंशी साहब ने बोला कि देखिए इतने सालों से हमारे यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन है, भले वो ब्रिटेन वाले एक्ट के थ्रू हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ हो, उससे पहले वाले एक्ट के थ्रू हुआ हो, लेकिन हमारे जो भी एक्सपीरियंस हो पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो जब हमारा एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारी आदत पार्लियामेंट्री सिस्टम की पड़ चुकी है, सब कुछ जब हमने अब तक पार्लियामेंट्री सिस्टम में किया है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है जिसका हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फैमिलियरिटी विद द सिस्टम के सिद्धांत पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को इम्बाइब किया गया। फिर प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ दो चीजें निकल के आती हैं।
जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है, आप यूएसए को देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बार एक लीडर प्रेसिडेंट बन के आ गया, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कम होगी। वहीं पे पार्लियामेंट की देख लीजिए, पार्लियामेंट में क्या होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेजिस्लेचर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिरा सकता है, सरकार को गिरा सकता है। तो दो सिस्टम बनते हैं। दो सिस्टम कौन से बनते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। एक डेमोक्रेसी में दो चीजें जरूरी हैं, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार स्टेबल होगी तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाएगी। जब वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाएगी तब देश एक लंबे समय के लिए ग्रो करेगा। लेकिन डिसीजन लेते वक्त वो सरकार जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो उस सरकार की जवाबदेही भी बहुत जरूरी है, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो भाई देखिए, स्टेबिलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। आप चाइना जैसी कंट्री की बात करिए तो वहां पे स्टेबिलिटी तो बहुत है, बट वहां के सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है लोगों की तरफ। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर लीजिए। खैर चाइना तो एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है, तो उसको आप हटाई दो। आप यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करो तो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट आ गया, अब 4 साल तक वो ताकत में रहेगा, वो आपके डिसीजंस ले सकता है और उसकी जवाबदेही नहीं होगी उसके लेजिस्लेचर को, क्योंकि लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया गया है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है। ओके, ये सब बातें हुई हैं। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ताकतवर है, तो स्टेबिलिटी तो है उसकी गवर्नमेंट की, लेकिन जवाबदेही नहीं है। तो वहां पे स्टेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा वैल्यू दी है। जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी से ज्यादा गवर्नमेंट वैल्यू दी जाती है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव ऊपर राज कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होगा नीचे के लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर के साथ उसकी नहीं बनी तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसको गिरा देगा। तो इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी से ज्यादा वैल्यू दी गई है, और इसका हमने खामियाजा भी भुगता है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब वो कोलिशन की सरकार रहती है ना, वो कोलिशन की सरकार बहुत पैथेटिक तरीके से काम करती है, बहुत ही वाहियात तरीके से काम करती है, और कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ उसकी वजह से अफेक्ट हुई है। वहीं पे यूएसए जैसे देशों को देख लीजिए, वहां पे स्टेबिलिटी रही है उनकी रूलिंग में, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक अच्छी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। वहां पे स्टेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक एज ऊपर माना गया है, लेकिन वहां की डेमोक्रेसी इतनी एडवांस है कि रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेटिकली हो जाता है लीडर। इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी से ऊपर माना गया है, और जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तब तक प्रोग्रेसिव स्टेप्स को नहीं लिया जा सकता। ओके, अगले पे आ जाते हैं, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए मैंने आपको समझा ही दिया, सॉरी ये तो हो गया। तीसरे पे आते हैं, तीसरा है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट, देखिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट हमको रूलिंग गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन के फॉर्म में नजर आता है, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी बड़ा है। उसका रीजन ये है कि यूएस का जो एग्जीक्यूटिव है वो है वहां का प्रेसिडेंट, और यूएस का जो लेजिस्लेचर है वो है वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो अब ये अलग चुने जाते हैं, ये अलग चुना जाता है। जब ये प्रेसिडेंट अलग चुना जाएगा, ये बहुत ताकतवर होगा, ये कुछ ऐसे काम करेगा जो इसमें बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो ये लोग उसको अपोज करेंगे। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में झड़प की स्थिति नजर आती है यूएसए में। इंडिया में उतनी झड़प की स्थिति इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव उन्हीं मेंबर से मिलकर बनता है जो ऑलरेडी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। इसीलिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है रूलिंग पार्टी वर्सेस अपोजिशन में, पर वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। फिर एक और चीज भाई, नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। भाई नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के हिसाब से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? देखिए भैया, इंडिया बहुत हेट्रोजेनस स्टेट है, हम होमोजीनियस नहीं है। हमारा कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, बहुत रहने का तरीका, हर चीज में डाइवर्सिटी, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग तबके के लोग, बहुत अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग जगहों की ज्योग्राफी अलग है, कोई पहाड़ में रह रहा है, कोई कोस्टल इलाके में रह रहा है, कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है, तो इस तरीके की चीजें हैं। उस केस में एक नेशनल स्पिरिट को जगाने के लिए अलग अलग जगहों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो एक आदमी ताकतवर होगा, तो वो सारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर तबके के लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में कभी भी इस बात पे बहस नहीं हुई कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेना चाहिए। 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोरेन सिंह कमेटी बैठाई, और सोरेन सिंह कमेटी से बोला गया कि आप ये बताइए कि कैसे काम कर रहा है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की जरूरत है या पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है। सोरेन सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई, सोरेन सिंह कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बोला कि अब तक हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। हमारा जो देश है वो इतना एडवांस नहीं हुआ है, इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएं, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहें, यही हमारे लिए सही है। ये बात बोली गई।
अब हम बात करेंगे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बीच में क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इन डिफरेंसेस में जो सबसे पहला डिफरेंस निकल के आता है, यहां पे हम लिख देते हैं इंडिया, यहां पे हम लिख देते हैं ब्रिटेन। ये इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म, या ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म। सबसे पहली चीज, हम रिपब्लिकन सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, और हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होते हैं, भले वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट इलेक्टेड पोस्ट है। मतलब किसी एक राजघराने का पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं बैठेगा। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन इज अ मोनार्कियल सिस्टम। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां पे एक राजघराने का इंसान एज हेड ऑफ स्टेट बैठता है। वो या तो किंग होता है या क्वीन होता है, उसके पास एक हेरिडिटरी पोजीशन है। पहले के समय में मीडिवल टाइम्स में किंग और क्वीन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी, ये टोटलिटेरियन रिजाइम हुआ करता था, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती थी। धीरे धीरे आपके ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे। ब्रिटेन के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो एक पर्टिकुलर खानदान के हैं, वही रहते हैं। जो ब्रिटेन का सिस्टम है वहां पे सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है। अगर आप लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को कंपेयर करोगे तो वहां की पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर है। किसी एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उसने ये बोला है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन टू अ वुमन और चेंजिंग अ वुमन टू अ मैन। बाद में एक पर्सन ने बोला कि ब्रिटेन पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग इंक्लूडिंग चेंजिंग अ मैन टू वुमन और चेंजिंग अ वुमन टू मैन। मतलब कि ब्रिटेन की पावर इतनी ज्यादा ताकतवर बताई गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले वाले ने बोला कि मैन को वुमन में नहीं बदल सकते, वुमन को मैन में नहीं बदल सकते। बाद वाले ने बोला कि नहीं भाई ये भी कर सकते हैं, नियम कानून बना के हम ये भी कर सकते हैं। इतना ताकतवर बताया गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, लेकिन अब नहीं है दोस्तों ऐसा। डेमोक्रेसी है ब्रिटेन में भी, वहां की भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, लोग वोट डाल के उनको हरा सकते हैं। बट जुडिशरी के कंपैरिजन में देखोगे तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर है। इंडिया की पार्लियामेंट उतनी ताकतवर नहीं है। इंडिया की पार्लियामेंट ताकतवर क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच के फर्क को 1000 बार बता चुका हूं, मेरी पहले की पॉलिटी की वीडियोस देखिए लक्ष्मीकांत की। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ चीजें लिखी हुई है, उसके खिलाफ अगर आप करोगे तो आपको रोक देगी सुप्रीम कोर्ट, लोग आपको रोक देंगे। प्लस हमारे जो पार्लियामेंट है उसके पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है। रिस्ट्रिक्टेड पावर्स मतलब फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में यूनियन लिस्ट बना रखी है, स्टेट लिस्ट बना रखी है, कॉन्करेंट लिस्ट बना रखी है। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर नियम कानून केवल स्टेट बनाएगी, पार्लियामेंट नहीं बना सकती। हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कह सकता है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्लियामेंट को कुछ स्पेसिफिक चीजें करने से रोकते हैं अगर वो लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ठीक है, फिर तीसरे पे आ जाते हैं। ब्रिटेन का जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो वहां के लोअर हाउस का होगा। तो वहां पे जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां के अपर हाउस का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहीं का मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इंडिया में चाहे राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्या ऐसे कोई पर्सन रहे हैं जो पहले राज्यसभा के हो प्राइम मिनिस्टर बने? बिल्कुल। तो एच.डी. देवेगौड़ा जी 1996, मनमोहन सिंह 2004, इंदिरा गांधी जी भी पहले बनी है, ये सब राज्यसभा के थे। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो लोकसभा से इलेक्शन जीत के बनी, बट शुरुआत में बनी तो वो राज्यसभा के मेंबर्स थे। ओके, फिर आप देखोगे ब्रिटेन में जब भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, नॉर्मल कर वो मिनिस्टर्स वहां की पार्लियामेंट के मेंबर पहले से ही होते हैं। ब्रिटेन में जो पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। इंडिया में एक ऐसा पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसको आप मिनिस्टर बना सकते हो, बट मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा से ले चाहे राज्यसभा से ले। तो अगर मोदी जी का या अमित शाह जी का कोई खासम खास आदमी है उसको कहो वो छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे दे, लेकिन वो छोटी मोटी मिनिस्ट्री देने के 6 महीने के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को या तो राज्यसभा से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की या लोकसभा से लेनी पड़ेगी। अगर वो नहीं ले पाया तो मिनिस्टर के पद से उसको हटा दिया जाएगा। ब्रिटेन में तो आप अपॉइंट ही नहीं कर सकते अगर वो पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो। उसके बाद ब्रिटेन में सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी वहां पे कोई एक्ट पास होता है उस एक्ट पे काउंटर सिग्नेचर करते हैं वहां के मिनिस्टर्स। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जब भी कोई एक्ट पास होगा फाइनल उसके ऊपर सील लगेगी, अप्रूवल लगेगा सिग्नेचर का और वो लॉ बन जाएगा। इंडिया में भी जो भी नियम कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होते हैं, उसमें मिनिस्टर्स के काउंटर सिग्नेचर नहीं होते हैं, उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की नहीं होती है, बट ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन में इन बिल्स के ऊपर काउंटर सिग्नेचर करते हैं वहां के मिनिस्टर्स। और
शैडो कैबिनेट का सिद्धांत है ब्रिटेन में, शैडो कैबिनेट का कोई भी सिद्धांत आपका इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे शैडो कैबिनेट क्या होता है? देखिए, जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी कैबिनेट बनाएगी, उस कैबिनेट में उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, भाई डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे डिफेंस के, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर के कुछ अलग नाम भी हो सकते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है कि रूलिंग पार्टी, मेन दो पार्टीज हैं आपकी इंग्लैंड में, वैसे तो बहुत सी पार्टीज है बट मेन दो पार्टीज है इंग्लैंड में, कौन कौन सी है नीचे कमेंट में बताइए। बहुत सारी चीजें मैं भी आपको बोल देता हूं ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो अपने एंड से। तो देखिए, ब्रिटेन में ये जो दो पार्टीज हैं, एक रूलिंग पार्टी होगी और उसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन की पार्टी होगी ना, जो रूलिंग पार्टी अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगी, उसकी पैरेलल अपोजिशन की पार्टीज भी अपने मिनिस्टर्स को बना देगी। तो जैसा एक मेन कैबिनेट होगा रूलिंग पार्टी का, बिल्कुल वैसे का वैसा एक शैडो कैबिनेट होगा अपोजिशन पार्टी का। मतलब कि अब ऑब्वियस बात है, ये जो शैडो कैबिनेट है अपोजिशन की पार्टीज का, इनके पास कुछ ताकत नहीं है, बट ये एक शैडो कैबिनेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। कल की डेट में ये जो अपोजिशन वाली पार्टी अगर पावर में आ जाती है तो इनके जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे उनको पहले से प्रैक्टिस होगी कि हाँ भाई मिनिस्टर वगैरह का काम कैसे किया जाता है, इनको प्रॉपर उस तरीके के बारे में पता होगा जो कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स करते हैं, ताकि अगर आगे आने वाले समय में ये कभी मिनिस्टर्स रहे तो इनको प्रॉपर प्रायर एक्सपीरियंस रहे उस चीज का। इसको बोला जाता है शैडो कैबिनेट। हालांकि शैडो कैबिनेट के पास ताकत कुछ नहीं होती है, इंडिया में शैडो कैबिनेट जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये था दोस्तों इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। अगली वीडियो में फेडरल सिस्टम शुरू करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोरोना बच